हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ गिट लेक्चर नंबर 2। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास 3 स्टेजिंग ऑफ गिट कौन से होते हैं और ये किस तरह से बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा गिट इसी पे काम कर रहा होता है बैक एंड पे। तो इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इन डेप्थ हमने देखा था, इसकी नीड क्यों पड़ी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो टर्म यूज़ होती है सोर्स कोड मैनेजमेंट या फिर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, उसको करने के लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम आता है। फिर उसमें भी हमने 2 चीज़ें देखी थी, CVCS और DVCS। इन दोनों में से अच्छा कौन सा है वो हमने देखा था। गिट कौन सा यूज़ करता है वो चीज़ें देखी थी। फिर हमने देखा था कि हमारे पास CVCS किस तरह से काम करता है, DVCS किस तरह से काम करता है, फिर दोनों का डिफरेंस देखा था। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारे पास 3 स्टेजिंग ऑफ गिट होने वाला है और ये किस तरह से काम करता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने से पहले एक कमांड होती है जो कि आपको समझनी है git init के नाम से। ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप गिट को स्टार्ट करते हैं तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास git init का क्या मतलब है, जिस भी एरिया के अंदर आप काम कर रहे होते हो वहाँ पे गिट को एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने का मतलब क्या है कि जब भी मैं कोई गिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मुझे उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि मैं उसको काम कर सकूँ। अगर एक्टिवेट नहीं करूँगा तो मैं गिट की कोई भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जब भी मैं गिट इनिट लिखता हूँ तो वहाँ पे जहाँ पे जिस फोल्डर जिस रेपोजिटरी के अंदर मैं काम कर रहा होता हूँ, हमारी लोकल रेपोजिटरी के अंदर, वहाँ पे एक एम्प्टी रेपोजिटरी बन जाती है और उस एम्प्टी रेपोजिटरी के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं हमारे पास, वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया, लोकल रेपोजिटरी। और ये सारी चीज़ें लॉजिकली होती हैं। कोई इस तरह नहीं होता कि हम उस फोल्डर में जाएंगे तो हमें वहाँ पे फोल्डर भी बने हुए देखेंगे या फिर हमें पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें, ये स्टेजेस होते हैं। ये लॉजिकली बनाए गए हैं बात को समझने के लिए और काम को आसान करने के लिए और बेहतर करने के लिए। तो ये हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं, वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया और लोकल रेपोजिटरी। अब इन तीनों को समझते हैं कि ये तीनों होते क्या हैं। वर्किंग एरिया के क्या मतलब है, जहाँ पे मैं काम कर रहा होता हूँ उसको क्या कहते हैं, वर्किंग एरिया। जहाँ पे मैं अपना कोड कर रहा होता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गया, यहाँ पे मैं कोड कर रहा हूँ और इस के अंदर, कोड के अंदर हूँ, इस फोल्डर के अंदर हूँ और यहाँ पे मैं सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्किंग एरिया। तो ये हमारे पास होता है वर्किंग एरिया। अब दूसरी चीज़ समझते हैं कि हमारे पास स्टेजिंग एरिया क्या होता है। तो जब काम हमारे पास रेडी हो जाता है, वर्किंग एरिया से काम हमने रेडी कर लिया, तो हम क्या करते हैं, उस काम को हम स्टेजिंग एरिया के अंदर भेज देते हैं। अब स्टेजिंग एरिया के पे भेजने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो जो चीज़ें मैंने कमिट करनी है, पुश करनी है सर्वर पे, उन चीज़ों को ला के रख दो। अब इस स्टेप से इस स्टेप में भी हम आ सकते थे, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। ये कहा जाता है कि जो चीज़ें आपने कमिट करनी है, फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई कोड 1 है, ये कोड 2 है, ये कोड 3 है और ये हमारे पास सर्वर है और ये हमारे पास लोकल रेपोजिटरी है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ ही कमिट करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। तो ऐड यहाँ पे सिर्फ इतना ही होगा कि मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैं सिर्फ ये दोनों कोड ही कमिट करना चाहता हूँ। यानी कि सेलेक्टेड फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो वो स्टेजिंग एरिया के अंदर हम भेज देते हैं कि हम अपना जो कोड है सिर्फ यही भेजना चाहते हैं और नहीं भेजना चाहते। स्टेजिंग एरिया का मकसद सिर्फ इतना होता है। फिर लोकल रेपोजिटरी का मकसद क्या होता है, जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं वो लोकल रेपोजिटरी हमारे पास कहलाती है। तो हम क्या करते हैं कि लोकल रेपोजिटरी हमारे पास जो बनती है, तो ये 3 स्टेजेस हमारे पास होते हैं, वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया और लोकल रेपोजिटरी। अब इन तीनों को हम एक डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहे होते हैं। तो पेंट पे जाते हैं, तो पेंट पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से काम करता है। तो हमने कमांड देखी थी एक हमारे पास गिट इनिट के नाम से।
तो ये हमारे पास कमांड होती है। और जब भी ये कमांड हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्टी फोल्डर बन जाता है जिसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, जो कि हमने देखा। तीन स्टेजेस हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होता है वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास क्या होगा, स्टेजिंग एरिया। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लोकल रेपोजिटरी। लोकल रेपोजिटरी, तो ये हमारे पास लोकल रेपो बन जाती है। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कोड पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 कोड हमारे पास या 3 कोड हमारे पास पड़े हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन सिलेक्टेड फॉर्म में इन दोनों को ही मैं करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमांड लिखूँगा git add, और इन दोनों फाइल का नाम मैं लिख दूँगा। अगर मैं सारी ये तीनों कोड करना चाहता हूँ तो मैं क्या लगाऊंगा, डॉट। अब डॉट का मतलब क्या है कि वर्किंग एरिया के अंदर जितना भी कोड पड़ा है या जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं वो सारी की सारी ऐड कर दो। तो सारी की सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी यहाँ से स्टेजिंग एरिया के अंदर। तो वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में ऐड करने को क्या कहते हैं, गिट ऐड। तो जब भी आप टर्म सुनेंगे गिट ऐड ऑल, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया में हमने चीज़ें ऐड कर दी। अब स्टेजिंग एरिया के अंदर हमारे पास डेटा आ चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा आ चुका है क्योंकि हमने गिट ऐड ऑल किया था। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका है। यहाँ से हमने लोकल रेपोजिटरी पे डेटा भेजना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे भेजने को हम क्या कहते हैं, गिट कमिट। तो स्टेजिंग एरिया से लोकल रेपोजिटरी के अंदर डेटा भेजने को हम क्या कहते हैं, गिट कमिट। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका है। अब ये सारा कोड हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने भेजना है सर्वर पे, तो ये हमारे पास आ गया सर्वर पे। ये सर्वर या फिर हम /GitHub इसे बोल सकते हैं। तो गिट और गिटअप के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो कि गिट क्या होता है, हमें फैसिलिटी देता है कि हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें ताकि अपने डेटा को सर्वर पे पुश कर सकें और उसको मैनेज कर सकें। ये गिट का काम होता है। और गिटअप क्या होता है, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डेटा को जहाँ पे रख सकते हैं। बस इतनी चीज़ होती है जो गिट के बारे में है कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने कोड को जहाँ पे रख सकते हैं। तो ये लोकल रेपोजिटरी के अंदर आ चुका है। अब यहाँ से हमें डेटा कहाँ पे भेजना है, यहाँ से हमने डेटा भेजना है सर्वर पे। अब सर्वर पे डेटा भेजना है, तो लोकल रेपोजिटरी से सर्वर पे डेटा भेजने को हम कहते हैं पुश। लोकल से सर्वर पे डेटा भेजने को हम कहते हैं पुश। और ये पूरी कमांड क्या होती है, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। हम आगे जाके देख रहे होंगे कि हमारे पास ओरिजिन का क्या मतलब है, मास्टर का क्या मतलब है, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना समझ लो कि मास्टर ब्रांच होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो गिटअप पे ब्रांच होती है वो मास्टर होती है या मेन होती है, लेकिन विंडो में ज़्यादातर जो होती है वो मास्टर ब्रांच होती है। तो हमारे पास ये डेटा अब यहाँ पे आ चुका है, ये अब सर्वर पे आ चुका है। अब कोई दूसरा पर्सन है, ये यहाँ से हम कट कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। ये पर्सन 2 है, अगर इसको यूज़ करना चाहता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या करेगा, पहले तो इसके साथ कनेक्शन बनाएगा ना, क्योंकि कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और
जब ये भी यूज़ करेगा, ये भी कनेक्शन बनाएगा गिटहब के साथ। वो किस तरह बनाते हैं वो हम प्रैक्टिकल देख रहे होंगे, कोड से हम करेंगे। फिर क्या होगा कि हमारे पास ये अगर इसके कोड को यूज़ करना चाहता है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे करेगा गिट पुल, जिस तरह हमने देखा था DVCS में कि अगर कोई भी बंदा यूज़ करना चाहता है, दूसरे के कोड को कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। गिट पुल की कमांड ये पर्सन अपने पीसी में रन करेगा, तो इसके पास जितना भी डाटा है वो इसके सिस्टम में आ जाएगा और फिर इसको ये यूज़ कर सकता है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं हमारे पास गिट। इसमें गिट में वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया, लोकल रेपोजिटरी, और ये किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें थी। इससे आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।